वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दिल्ली पुलिस के लिए ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो रहने वाला है, यानी कि प्रश्न श्रृंखला पहला है। इसमें पहले हम इतिहास के सारे क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर, इसके बाद हम राजनीति के, इकोनॉमिक्स के, भूगोल के, ऐसे सभी विषयों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे इस श्रृंखला के माध्यम से। तो आज का हमारा पहला वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। और जो जितने भी हमारे प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही हैं, साथ में 100% आने की इनकी संभावना भी है, क्योंकि संभावित प्रश्न भी हैं, क्योंकि अधिकांश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो आप पूरा जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों हमारा इसमें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी। प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है दयाराम साहनी, सेकंड ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है एम वत्स और फोर्थ है हमारा अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 दयाराम साहनी। क्या है? दयाराम साहनी। और जब तक मैं सारे चारों ऑप्शन पढ़ूं तब तक आप सही आंसर अपने मन में टिक कर लीजिएगा कि ये हमारा सही आंसर रहने वाला है। आपको फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका सही था या गलत था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था। तो वो कौन से शासक थे जिन्होंने उपवास के माध्यम से, यानी कि संथारा के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिंदुसार, सेकंड ऑप्शन है अशोक, थर्ड ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और फोर्थ ऑप्शन है अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने प्राण त्यागे थे वो संथारा के माध्यम से त्यागे थे। और साथियों, जैन धर्म में या जैन संप्रदाय में एक ऐसा उपवास होता है जिसको संथारा उपवास बोलते हैं। इसमें व्यक्ति जब भी अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वो फिर उपवास करना शुरू कर देता है, कुछ भी नहीं खाता है और आखिरी में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको संथारा उपवास बोलते हैं। तो उसी से इन्होंने अपना शरीर त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध साथियों 1191 में लड़ा गया था, आप सभी को पता होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि किसके मध्य लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा मोहम्मद गौरी और भीम के मध्य, सेकंड ऑप्शन है हमारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, तीसरा ऑप्शन है हमारा मोहम्मद गौरी और जयसिंह के मध्य, फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और अजय पाल के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। राइट आंसर रहेगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा हम, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था। तो पहले जो हमारा बंगाल हुआ करता था ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन बाद में किसने इसको मुगल साम्राज्य से अलग करके अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा मुर्शिद कुली खां, तीसरा ऑप्शन है हमारा सादत खां, फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है हमारा सरफराज खां और फोर्थ ऑप्शन है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला हमारा मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को पृथक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये कब बना था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1853 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1856 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1863 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1865 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था और ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। कौन सी नीति थी? तो फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों द्वारा कब अपनाई गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1877 में, दूसरा ऑप्शन है 1833 में, तीसरा ऑप्शन है 1858 में और फोर्थ ऑप्शन है 1799 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 में। कब? 1858 में अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, जिसमें भारतीय राजाओं को आपस में ही लड़ा देते थे, या मान लो कोई भारतीय राजा है, उसका कोई कमजोर कड़ी है, उसका कोई मंत्री वगैरह है तो उसको लालच देते थे
कि भाई आपको हम शासक बना देंगे, इन राजा को मार दो या इनको हटा दो, फिर हम आपको सम्राट बना देंगे। तो ऐसी अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति थी, और इसको इन्होंने कब अपनाया? 1858 के बाद में, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, क्रांति हो गई थी, इसलिए इन्होंने ये नीति अपनाई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष तक, और फोर्थ ऑप्शन है 10 वर्ष तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक। कब? 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था, यानी कि इंग्लैंड वासी आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। तो गृह युद्ध कितने वर्ष चला था? राइट आंसर रहेगा 7 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आप सभी को पता होगा कि एक आर्य इन्विजन थ्योरी हमारे भारत में रहती है। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, सेकंड ऑप्शन है पूर्व एशिया से, तीसरा ऑप्शन है हमारा केंद्रीय एशिया से, और फोर्थ है दक्षिण एशिया से। तो साथियों दक्षिण एशिया में तो भारत है ही, तो यहाँ से तो आएंगे नहीं। तो जो आर्य आए थे वो आए थे सेंट्रल एशिया, यानी कि केंद्रीय एशिया से, जो आज के समय में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह देश है वहां से। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो कौन सा समय था जिस समय जो हमारे दो प्रमुख महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, इनकी रचना हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि में, सेकंड ऑप्शन है द्रविड़ अवधि में, थर्ड ऑप्शन है वैदिक अवधि में, और फोर्थ ऑप्शन है आर्य अवधि में। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्य अवधि में। कब? आर्य अवधि में। तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि के समय हुई थी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त समाज नहीं, गुप्त साम्राज्य हो गए, तो जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने करी थी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हर्षवर्धन ने, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, थर्ड ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, और फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी चंद्रगुप्त ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है बेगम खान और हेमू के बीच में, दूसरा ऑप्शन है अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में, तीसरा ऑप्शन है अकबर और बेगम खान के बीच में, फोर्थ ऑप्शन है अकबर और राणा के बीच में। ये सभी क्या अकबर है ना। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बेगम खान और हेमू के बीच में। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खान और हेमू, बिल्कुल इसको लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो पहला ऑप्शन है हमारा अफगानिस्तान का, दूसरा है इराक का, तीसरा ऑप्शन है पर्शिया का, और फोर्थ ऑप्शन है तुर्की का, जिसका नया नाम तुर्की हो गया है बाय द वे। तो मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी शासक था अफगानिस्तान का। कहाँ का? अफगानिस्तान के कंधार प्रदेश का ये शासक था मोहम्मद गोरी। और वर्तमान में अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा है? तो वो कर रहा है तालिबान। कौन कर रहा है? तालिबान, बिल्कुल। और मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी का मतलब प्रेमिका थी। तो मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? पहला ऑप्शन देखते हैं हम बाजीराव पेशवा। पहला ऑप्शन है हमारा बाजीराव पेशवा, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है शाहू महाराज, और फोर्थ ऑप्शन है शेर शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 बाजीराव पेशवा। तो मस्तानी किसकी शासिका थी, या सॉरी मस्तानी किसकी प्रेमिका थी? तो वो बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो जो आज का हमारा बिहार राज्य है, जिसमें पहले उस समय झारखंड भी हुआ करता था, तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो पहला ऑप्शन है बाबर ने। पूरी टाइपिंग मिस्टेक है, बाबर ने। दूसरा ऑप्शन है खिलजी ने, तीसरा ऑप्शन है तुगलक ने, और फोर्थ ऑप्शन है चंगेज खान ने। तो इसका राइट आंसर है खिलजी। क्या है? खिलजी। तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले खिलजी मुगल शासकों ने जीता था। ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? कहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी मुगल काल में? तो पहला ऑप्शन है मद्रास में, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, और फोर्थ ऑप्शन है सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सूरत। क्या है? सूरत में सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री या कोठी बनाई थी।
तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? साथियों, सहायक संधि कौन करता था? तो वो करता था वेलेजली। कौन करता था? वेलेजली। तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहला ऑप्शन है रुहेलखंड, दूसरा ऑप्शन है निजाम, तीसरा है अवध और फोर्थ है हमारा झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम। क्या है? अवध के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे या सहायक संधि साइन करी थी। तो पहली सहायक संधि कौन सी हो जाएगी? हमारी निजाम की संधि। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो कर्नाटक में संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है मुत्तुस्वामी दीक्षितर, दूसरा ऑप्शन है त्यागराज, तीसरा ऑप्शन है पुरंदरदास और फोर्थ ऑप्शन है स्वाति तिरुपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। क्या हो जाएगा? पुरंदरदास। तो जो पुरंदरदास जी थे, इनको कर्नाटक में संगीत का पितामह कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन से उस समय शासक थे जब पहला चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन है हमारा पहला समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है हमारा हर्षवर्धन और फोर्थ है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप पूरे 50 प्रश्न अटेम्प्ट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, मुगल काल में तो कोई अंग्रेजी भाषा थी नहीं, बाद में किसी ने इसको बोल दिया है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है अकबर को, दूसरा ऑप्शन है बाबर को, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां को और फोर्थ है जहांगीर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां को। किसको? शाहजहां को। तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है क्योंकि लाल किला और ताजमहल वगैरह बनाने का श्रेय शाहजहां को ही मिलता है, तो इसलिए इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सिख धर्म से कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? बाकायदा मैं आप सभी बता दूं कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एसएससी जितने भी एग्जाम लेता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, तो अब इनको भी अच्छे विस्तार से आप जरूर पढ़ें। तो प्रश्न है हमारा कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा गुरु अर्जुन देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो सिख समुदाय के अंतिम यानी कि 10वें गुरु कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे इनकी रैंक पूछ ले तो ये 10वें नंबर के थे। प्रथम नंबर के कौन थे? गुरु नानक देव थे और 10वें नंबर के अंतिम गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके का या हिस्ट्री में बोल सकते हैं हम। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है, पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब में। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और जितने साथियों आर्ट एंड कल्चर यानी नृत्य से भर भर के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि हम पूरे भारत के नृत्य एक साथ एक वीडियो में डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम बिल्कुल एक शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम भारत के संपूर्ण राज्यों के राज्य वाइज नृत्य शामिल कर देंगे। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो एक चित्रकला की शैली है गांधार शैली, तो इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा शैव संप्रदाय, सेकंड ऑप्शन है महायान संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है हीनयान है ना, हीनयान संप्रदाय और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय। क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला की गांधार शैली बनाई गई थी या इसका सूत्रपात किया गया था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? यानी कि जो ताजमहल का आर्किटेक्ट है वो किसने तैयार किया था? फर्स्ट ऑप्शन है इस्माइल ने, सेकंड ऑप्शन है उस्ताद ईसा ने, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन ने और फोर्थ ऑप्शन है शाह अब्बास ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। कौन है? तो जो ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था? वो था उस्ताद ईसा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बनाने वाला राजा कौन है? तो वो है इसका शाहजहां। और संगमरमर के पत्थरों से बनाए गए हैं आगरा में यमुना नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है,
बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उसके अनुयायी हैं, उनके अनुसार जो गौतम बुद्ध थे, जो प्रथम गुरु भी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत करी थी, तो उनके अनुसार उनका अगला अवतार कौन सा रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कल्कि अवतार, सेकंड ऑप्शन है अत्रेय अवतार, थर्ड ऑप्शन है मैत्रेय अवतार और फोर्थ है नागार्जुन अवतार। तो राइट आंसर है कल्कि अवतार। क्या है? कल्कि अवतार। तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा वो कल्कि अवतार होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोती महल का, सेकंड ऑप्शन है हीरा महल का, थर्ड ऑप्शन है पंचमहल का और फोर्थ है रंग महल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा पंचमहल का। तो सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका? पंचमहल का। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है, जिसको मेहरौली का लौह स्तंभ भी बोल देते हैं, तो इसको किसने बनवाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, थर्ड ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने और फोर्थ ऑप्शन है रामगुप्त ने। तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना करी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर परीक्षा में लगभग रिपीट हो जाता है ये। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना करी थी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रह्म समाज, सेकंड ऑप्शन है आर्य समाज, थर्ड ऑप्शन है प्रार्थना समाज और फोर्थ है दयानंद वैदिक समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा अकबर ने, सेकंड ऑप्शन औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन है शाहजहां और फोर्थ है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक अकबर ने। अकबर ने इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी यानी कि फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? तो पहला है हमारा चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन है रजिया बेगम, तीसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। रजिया बेगम या इसको रजिया सुल्तान भी बोलते हैं। तो यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया बेगम। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो पहला ऑप्शन है हमारा हैदराबाद का, सेकंड ऑप्शन है अहमदनगर का, तीसरा ऑप्शन है मैसूर का और फोर्थ है बीजापुर में। तो कर्नाटक जो हमारा टीपू सुल्तान था साथियों, ये मैसूर का था। कहाँ का? मैसूर का शासक था, जिसको आज हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? कर्नाटक बोलते हैं। तो यानी कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? टीपू सुल्तान या मैसूर का शासक था। और आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान नाम पर कर्नाटक में बहुत राजनीति भी होती है। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम, फोर्थ है मोहम्मद गोरी। तो साथियों भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। कितनी? 712 ईस्वी में। और वो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था यानी कि जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो किसके द्वारा या किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हर्ष के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो सबसे पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ सिखों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है? तो कौन से गुरु की वहां पर समाधि जिसके कारण जो नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है वो सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है? तो पहला ऑप्शन है गुरु अमरदास, सेकंड ऑप्शन है गुरु अंगद देव, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव और फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह। तो साथ ही जो नांदेड़ है वो फेमस है गुरु गोविंद सिंह की समाधि के लिए, जो सिखों के 10वें प्रमुख गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे और इनकी समाधि कहाँ पर है? नांदेड़ के गुरुद्वारे में स्थित है। नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है।
अगला प्रश्न है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो साथियों जो सोमनाथ का विख्यात मंदिर है जिसका निर्माण होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था, या यूं कहें उसका पुनरुद्धार करवाया था उन्होंने, उसके पहले भी बना हुआ था वो। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, दूसरा ऑप्शन है सुल्तान महमूद ने, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और फोर्थ है मोहम्मद गौरी ने। तो इसका राइट आंसर है सुल्तान महमूद ने। किसने? सुल्तान महमूद ने। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सोमनाथ मंदिर से एक और नाम जुड़ता है मोहम्मद गौरी का। तो साथियों मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटा था, क्या कह रहा था? लूटा था, लेकिन इस मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान महमूद ने। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, और दोनों प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था तो राइट आंसर मोहम्मद गौरी। प्रश्न आ जाए कि सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था तो करेक्ट आंसर रहेगा सुल्तान महमूद। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो चारों ऑप्शंस में से हमें सबसे पुराना स्मारक बताना है। तो पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा ऑप्शन है अजंता की गुफाएं और फोर्थ है खजुराहो। तो सीधी सी बात है कि अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी स्मारक हैं, और देखा जाए तो चारों की चारों ही विश्व विरासत स्थल में शामिल है, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और खजुराहो भी। लेकिन निम्नलिखित में सबसे पुराना स्मारक कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अजंता केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये यानी कि प्रश्न बोल रहा है जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं वो किनसे जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैन धर्म से, सेकंड ऑप्शन है हिंदू धर्म से, थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम धर्म से और फोर्थ है बौद्ध धर्म से। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है साथियों ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बाकी त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें शायद 3 इसके भाग हैं, उसके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वरना वो आपको मैं जरूर बताता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। क्या है प्रश्न कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 1799 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1761 में, तीसरा ऑप्शन है 1771 में और फोर्थ ऑप्शन है 1769 में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। कब? 1761। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एक वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें हम सारे ही युद्ध लगभग उसमें कवर कर लेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में 2 4 5 बार पूछे जा चुके हैं उन युद्धों को। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो पहला है पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरा है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई और फोर्थ ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई। तो साथियों मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद रख दी गई थी 1526 में। कब? 1526 में। तो मुगल साम्राज्य की लड़ाई जो नींव है वो पानीपत की लड़ाई के बाद रखी गई थी 1526। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1455, सेकंड ऑप्शन है 1688, थर्ड ऑप्शन है 1526 और फोर्थ है 1822। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526, ऑप्शन तीसरा। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किसने करी थी? तो वो करी थी बाबर ने। किसने? बाबर ने, जो मुगल का पहला राजा या बादशाह था बाबर। तो इसने मुगल वंश की स्थापना करी थी भारत में 1526 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम 23 जून 1757 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 26 जून 1756 में, तीसरा ऑप्शन है 23 जून 1759 में और फोर्थ ऑप्शन है 27 जून 1757 में। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757। कब? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। किसका? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है 1783 में, दूसरा ऑप्शन है 1763 में, तीसरा ऑप्शन है 1793 में और फोर्थ ऑप्शन है 1563 में। तो बक्सर का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा 1763। क्या हो जाएगा? 1763। याद रखें आप, इसको नोट कर लें। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे
दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो दिल्ली का लाल किला है जहाँ से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, तो इसका निर्माण किसने करा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं ने, सेकंड ऑप्शन है अकबर ने, थर्ड ऑप्शन है शाहजहां ने और फोर्थ ऑप्शन है शेर शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। तो जो दिल्ली का लाल किला है वो बनवाया था शाहजहां ने। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। अभी हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो जो शिवाजी महाराज का प्रशासन था उसमें पेशवा किसको बोलते थे? फर्स्ट ऑप्शन है रक्षा मंत्री को, सेकंड ऑप्शन है धार्मिक मामलों के मंत्री को, थर्ड ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री को और फोर्थ ऑप्शन है न्याय मंत्री को। तो साथियों, पेशवा बोला जाता था सबसे मेन मंत्री को, जो कि मुख्यमंत्री होता था, उसको ही शिवाजी महाराज के शासन में, प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, मुख्यमंत्री। यानी कि मुख्यमंत्री बराबर पेशवा, पेशवा बराबर मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का मतलब ये होता है कि जो मेन मंत्री होता है जिसके अंडर में सारे मंत्री काम करते हैं। बाद में क्या हुआ कि जो शिवाजी महाराज जितने भी वंशज थे वो कमजोर होते गए और बाद में जो पेशवा होते थे उन्होंने ही अपना पूरा साम्राज्य संभाल लिया। ये मतलब इनके वंशज नाम के राजा हुआ करते थे, बाकी फिर युद्ध लड़ने का सारा काम पेशवा ही देखने लग गए, जिसमें बाजीराव पेशवा बहुत प्रसिद्ध रहे हैं इतिहास में। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? अब ये प्रश्न तो इतिहास का नहीं है पर देख लेते हैं। तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आन, सेकंड ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है आलम आरा और फोर्थ है झांसी की रानी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका झांसी की रानी। तो ये भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, झांसी की रानी के कारण ही इसको थोड़ा हिस्ट्री में इस प्रश्न को उन्होंने डाल दिया होगा। तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? वो थी झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1915 में, सेकंड ऑप्शन है 1820 में, थर्ड ऑप्शन है 1815 में और फोर्थ ऑप्शन है 1920 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा 1815 में। कब? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस को, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी को, तीसरा ऑप्शन है इटली को और फोर्थ ऑप्शन है तुर्की को। तो साथियों, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको? तुर्कियों को। इसका नया नाम आ गया है तुर्की। तो इसको यूरोप का मरीज बोला जाता है क्योंकि ये देश आधा एशिया में पड़ता है और इसका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और ये कंप्लीट यूजलेस देश है तुर्की है ना। यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण, इस्तांबुल शहर के कारण ये थोड़ा फेमस रहता है। तो इसको यूरोप का मरीज किसने कहा है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया है। इनकी अलग ही दुनिया चलती है तुर्की वालों की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम 1849 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, तीसरा है 1870 ईस्वी में और फोर्थ है 1871 ईस्वी में। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1871 में। कब? 1871 बिल्कुल राइट आंसर है। और इसमें क्या होता साथियों, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, उसके बीच में दीवार कर दी थी, क्योंकि पहले जर्मनी के 2 देश हुआ करते थे, तो बीच में दीवार कर दी थी। शायद उसको पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी बोला करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1871 में जर्मनी जो बर्लिन की दीवार थी उसको ढा दिया गया, उसको गिरा दिया गया और जर्मनी यूनाइटेड हो गया। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में? तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1699 में, दूसरा ऑप्शन है 1757 में, तीसरा ऑप्शन है 1707 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1815 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। कब? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। तो साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो हमने आज हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्न देखे वो हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी हम ऐसे पार्ट लेकर आते जाएंगे। पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, फिर भूगोल, इतिहास, ऐसे क्रम से हम सारे जब तक आपके एग्जाम ना हो देखते जाएंगे। बस आप थोड़ा सपोर्ट बना के रखें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बाकी जय बाबा की, जय श्री राम।